कोलेस्ट्रॉल है ना, ये एक स्टेबल स्ट्रक्चर होता है, ये बड़ा स्टेबल होता है, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है। कि जब अभी मैंने बात कही कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है अकॉर्डिंग टू द फिलर-मोज़ेक मॉडल, ये लिक्विड इन नेचर होती है। तो जब कोई टेम्परेचर वेरिएशन आएगी, टेम्परेचर में कोई वेरिएशन आएगी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इसकी फ्लूइडिटी डिस्टर्ब हो जाती है, ये मोर फ्लूइड हो जाएगा। तो बेटा ये जो कोलेस्ट्रॉल होता है इसके अंदर ये एबिलिटी होती है कि ये ज्यादा स्टेबल होता है, ये टेम्परेचर वेरिएशन को ज्यादा बेहतर तरीके से हैंडल कर सकता है। तो ये क्या करता है, ये ओवरऑल पूरी की पूरी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है जब कोई टेम्परेचर वेरिएशन आएगी। तो इसके बारे में कहा जाता है कि ये सेल मेम्ब्रेन को स्टेबिलिटी देता है और उसकी फ्लूइडिटी जो होती है बेटा उसको ये मेंटेन करता है। ठीक है ना, मैं आपको स्ट्रक्चर में इसको दिखाता हूं, इसकी जो लोकेशन है देखे ना, ये लोकेशन वाइज अगर आप इसको देखें ना तो आप ये देख सकते हो बेटा कि ये जो है ये फास्फोलिपिड हेड के दोनों साइड के ऊपर ये अटैच है। ठीक है ना, यहां पर फास्फोलिपिड बाइलेयर में ये अटैच है, दोनों साइड के ऊपर ये हेड्स को पिकअप कर लेता है ताकि जब कोई टेम्परेचर वेरिएशन आएगी तो ये जो है बेटा ये उसको स्टेबल कर सकेगा। प्रोकैरियोट में ये एब्सेंट होता है, यही वजह है कि प्रोकैरियोटिक जो सेल मेम्ब्रेन होती है वो लेस स्टेबल होती है। थोड़ी सी टेम्परेचर वेरिएशन करो तो बैक्टीरिया का सेल डेड हो जाता है, जबकि एनिमल सेल का सेल इतनी आसानी से डेड नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां पर ये कोलेस्ट्रॉल मौजूद है जो कि उसको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। यहां फिलर-मोज़ेक मॉडल को लेके बेटा मैंने हर एक बात जो है वो आपको एक्सप्लेन कर दिया। चलें अब हम इसके मजीद आगे इसकी जो है वो डिस्कशन आगे करते हैं। देखो बेटा नेक्स्ट जो है वो है परमेबिलिटी। सबसे पहले तो इसका मतलब क्या होता है, व्हाट इज मीन बाय परमेबिलिटी? देखो बेटा द एबिलिटी टू पास थ्रू द सेल मेम्ब्रेन दैट विल कॉल द परमेबिलिटी। अब इसमें ना तीन चीजें इस्तेमाल होती हैं। देखो बेटा एक होती है इम्परमिएबल, एक होती है सिलेक्टिव परमिएबल, एक होती है ऑल परमिएबल। इसका क्या मतलब होता है ये मैं आपको समझा देता हूं। देखें देखो बेटा इसको समझने के लिए ना मैं एक छोटी सी डायग्राम बनाता हूं और आपको जो है वो ये बात समझा देता हूं। फर्ज करें जस्ट फॉर एग्जांपल ये जो एक लेयर एक जो लाइन मैंने ड्रॉ की ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और ये एक मॉलिक्यूल है और ये इस सेल मेम्ब्रेन में से गुजरना चाहता है लेकिन ये नहीं गुजर पाता, ये वापस चला जाता है। ठीक है ना, इसी तरीके से मैं तीन और मॉलिक्यूल बना देता हूं जी। ये ले जी, ये एक और मॉलिक्यूल है जी जो कि रेड कलर में है, एक और बनाते हैं जी, ये ग्रीन कलर में है, ठीक हो गया। इसी तरह जनाब एक और बना लेते हैं जी, ये जो है कौन से कलर में बनाए, चले जी येलो कलर में जी, ये आ गया जी येलो कलर। ये तीन तरह के मॉलिक्यूल्स हैं। अब ये सेल मेम्ब्रेन क्या करती है जनाब, ये येलो वाले को गुजरने देते हैं जी, ये गुजर जाएगा, बड़ी आसानी से गुजर गया जनाब। इसने ग्रीन कलर वाले को भी ओके जी परमिशन मिल गई जी, ये भी इसमें से गुजर सकता है, ग्रीन कलर भी गुजर सकता है जनाब, येलो कलर भी जो है वो उसने उसको पास आउट कर दिया, ठीक है ना, ये भी बड़ी आसानी से इसमें से गुजर गया। लेकिन ये जो रेड कलर है ना ये खतरे की निशानी है, इसको नहीं दे रहा जी ये परमिशन, ये इसमें से नहीं गुजर पाया, ये वापस आ गया। अगर कोई पार्टिकल नहीं गुजर पाता तो ये कहलाती है नॉन परमिएबल, मतलब इस पार्टिकल के लिए ये नॉन परमिएबल है। लेकिन अगर हम इन तीन पार्टिकल्स को देखें, दो को अलाउ कर दिया, एक को अलाउ नहीं किया, ये जो किसी मेम्ब्रेन की ये वाली जो प्रॉपर्टी होती है इसको कहते हैं सिलेक्टिव परमिएबल। कि मीन इसने सिलेक्टिव सब्सटेंस को अलाउ किया है कि वो इसमें से गुजर सकते हैं। मसलन जैसे मैंने अभी एग्जांपल में पुट किया कि रेड को अलाउ नहीं किया, ग्रीन और येलो को अलाउ कर दिया कि कुछ मॉलिक्यूल गुजर सकते हैं, कुछ नहीं गुजरेंगे, इसमें भी सिलेक्शन क्राइटेरिया। और तीसरी जो है बेटा ये जनाब मैं रेड में ही बना देता हूं, ये जनाब ये तीन पार्टिकल हैं, तीनों को अलाउ कर दिया कि भाई गुजर जाओ, इनके लिए कोई ये अगर प्रॉपर्टी हो तो इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होगा ऑल परमिएबल, कि जनाब सबको इजाजत है गुजर जाए, ये प्रॉपर्टी कहलाती है ऑल परमिएबल। सेल वॉल जो होती है ना ये ऑल परमिएबल होती है, लेकिन जो सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा ये सिलेक्टिव परमिएबल होती है। मैं आपको एक बात बताता जाऊं, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ये तीन तरह की टर्म्स इस्तेमाल होती हैं। एक तो सिलेक्टिव परमिएबल हो गई, एक टर्म होती है डिफरेंशियल परमिएबल, डिफरेंशियल परमिएबल, और एक और टर्म इस्तेमाल होती है सेमी परमिएबल। कौन सी टर्म है? सेमी परमिएबल।
ठीक हो गया। डिफरेंशियल परमिएबल और सिलेक्टिव परमिएबल एक ही माना है, दो तरह के वर्ड्स हैं। सेमी परमिएबल का मतलब होता है कि अलाउ सम मॉलिक्यूल्स एंड नॉट अलाउ टू अदर मॉलिक्यूल, कि कुछ को इजाजत मिल जाएगी, कुछ को इजाजत नहीं मिलेगी, ये भी सेमी परमिएबल टर्म में आते हैं। तो ये तीनों तरह की टर्म एक ही तरह की फिनोमेना के लिए जो है बेटा वो इस्तेमाल होती है। आपको इन तीनों टर्म्स का मीनिंग क्लियर होना चाहिए। चले, मेरा ख्याल है कि अब आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, यहां पे इस स्लाइड के अंदर एक्सप्लेन हुआ कि जनाब कौन से पार्टिकल्स गुजर सकते हैं, कौन से नहीं गुजर सकते। देखो बेटा, आप जानते हो कि फास्फोलिपिड बायलेयर की प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनी होते हैं, तो जो भी चीज नेचर में लिपिड नेचर की होगी वो तो आसानी से गुजर जाएगी, और जो लिपिड नेचर की नहीं होगी उसको गुजरने में मुश्किलात होंगी। ये पॉइंट भी बेटा मैं डिटेल से आपको बताता हूं, आपको इंशाल्लाह ये बहुत अच्छे से बात जो है वो समझ आने वाली है। चले आगे चलते हैं। नेक्स्ट, यही स्लाइड को मैं जरा जो है बेटा और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल जो है मैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। देखें, पैसेज आपको समझ आ जाएगा। जस्ट फॉर एग्जांपल जनाब ये एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक हो गया। और जनाब यहां पे मैंने एक प्रोटीन भी बना दी। मैंने कहा कि चैनल प्रोटीन कुछ इस तरीके से होती है, उसमें रास्ता होता है। अब आप देख सकते हो ये एक चैनल प्रोटीन है, ठीक हो गया। और अगेन जनाब फास्फोलिपिड बायलेयर, ठीक हो गया। फिर जनाब एक कैरियर प्रोटीन यहां पर आ जाती है, ये आ गई जी कैरियर प्रोटीन, ठीक हो गया। चल मैं जी कैरियर प्रोटीन को एक सा ही बना देता हूं। ये जनाब कैरियर प्रोटीन है, जस्ट फॉर एग्जांपल ये जी कैरियर प्रोटीन है, ठीक हो गया। ये मेम्ब्रेन कंटिन्यू है। देखो बेटा, अब पैसेज डिस्कस करते हैं। सबसे पहले जो स्मॉल गैस मॉलिक्यूल होंगे, देखो नंबर 1 स्मॉल, प्रॉपर्टी बता रहा हूं। नंबर 2 अनआयोनाइज्ड। नंबर 3 गैसेस, मसलन ऑक्सीजन से फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड जो है बेटा, ये यहां से बड़ी ऐसा ग्रीन सिग्नल मिलेगा जी इनको, ये गुजर कर यहां आ सकती है, ठीक हो गया ना। इनका कोई इशू नहीं है। ये फास्फोलिपिड बायलेयर को क्रॉस करके सिंपल डिफ्यूजन से जनाब ये आ जाएंगे, ये आ गई, ठीक हो गया। जबकि जो लार्ज मॉलिक्यूल होगा, जो बेटा कौन सा होगा, लार्ज मॉलिक्यूल होगा, लार्ज होगा बस, बाकी यही दोनों प्रॉपर्टीज, सॉरी गैस तो नहीं, अनआयोनाइज्ड लार्ज मॉलिक्यूल, उसको अगर से ये है, उसको अगर क्रॉस करना है तो बेटा वो कैरियर प्रोटीन से क्रॉस करेगा, वो फास्फोलिपिड बायलेयर से क्रॉस नहीं कर सकता। सिर्फ गैस मॉलिक्यूल और स्मॉल अनआयोनाइज्ड मॉलिक्यूल कर सकते। जो लार्ज मॉलिक्यूल है अनआयोनाइज्ड है वो तो गुजर जाएगा, जैसे ग्लूकोज ऐसे ही गुजरता है, वो कैरियर प्रोटीन है जिसको फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट कहा जाता है। देखिए आयन मॉलिक्यूल रिस्ट्रिक्टेड होते हैं, उनको इजाजत नहीं होती, वो देखिए परमिशन उनको भी मिल जाएगी, गुजर वो भी जाते हैं, लेकिन वो स्पेशल परमिशन के साथ गुजरते हैं, उनके लिए बकायदा चैनल प्रोटीन है। जब चैनल प्रोटीन ओपन होगी तब ये बंद होती है, जब ये ओपन होगी तभी से सोडियम आयन है वो चला जाएगा यहां से, वो यहां से चला जाएगा। लेकिन जब ये चैनल प्रोटीन ओपन होगी तभी ये मुमकिन है। तो ये रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट होते हैं, कंट्रोल्ड मूवमेंट होते हो, इसकी भी जाती है, तो ये तभी जो है बेटा ये मूव करेगा, ठीक है ना। ये बातें थी इसकी पैसेज को लेके कि कौन से पार्टिकल इसमें से गुजर सकते हैं, कौन से पार्टिकल्स में रिस्ट्रिक्शन है। रिस्ट्रिक्शन ये आयन में सबसे ज्यादा होती है, बाकी पार्टिकल्स जो है वो किसी न किसी तरीके से गुजर जाते हैं। पैसेजेस के हवाले से बड़ा ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बेटा, ये आपको समझना है। सबसे पहले तो बेटा ये कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट क्या चीज होती है। देखो
ये पॉइंट भी आपको समझना जरूरी है, क्योंकि जब आप पैसेज को डिस्कस करते हो तो ये बात भी आपको समझ आनी चाहिए। देखो बेटा, फर्ज कर लें ये सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, ये उसकी दो साइड है, पहली साइड और ये दूसरी साइड है, ठीक है ना। तो बेटा अगर दोनों साइड के ऊपर कंसंट्रेशन डिफरेंस है, मैंने फर्ज कर लो यहां पर कंसंट्रेशन किसी भी मॉलिक्यूल की हाई है, यहां पर कंसंट्रेशन जो है वो लो है, तो कंसंट्रेशन डिफरेंस क्रिएट हो गया, ठीक है ना। अगर कोई चीज जो है बेटा वो हाई टू लो जा रही है तो उसके लिए वर्ड यूज होता है अलोंग का, अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। और अगर कोई चीज जो है बेटा वो जा रही है इसके उल्ट, तो इसके लिए वर्ड यूज होता है बेटा ये अंगेस्ट का, आप वर्ड यूज करते हो अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, ठीक है ना। तो आप इसमें बता सकते हो कि ये लो टू हाई, ठीक है ना, और ये हाई टू लो होगी। ये जो मूवमेंट होती है ये हाई टू लो होती है और ये लो टू, इसमें आपको एनर्जी खर्च करनी पड़ती है, एटीपी खुद से नहीं जी जाएगी, इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, ठीक है ना। ये कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी था। अब आगे चलते हैं, नेक्स्ट और बातें बताता हूं। देखें, देखो बेटा ये आ गया मूवमेंट। मूवमेंट में जो है बेटा देखें, बेसिकली जो मूवमेंट होती है वो दो तरह की मूवमेंट होती है। बेसिकली जो मूवमेंट होते हैं, कितनी तरह की मूवमेंट होती है, वो दो तरह की मूवमेंट होती हैं जो अक्रॉस दी सेल मेम्ब्रेन, पैसिव और एक्टिव। पैसिव में कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, नो एनर्जी, यूजेज ऑफ नो एनर्जी। जबकि एक्टिव में जो है बेटा इसमें एनर्जी जो है वो यूज होती है। क्या होती है, इसमें एनर्जी यूज्ड होती है, इसके अंदर एनर्जी का इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। और किस शक्ल में होता है, एटीपी की शक्ल में। यह हमेशा लो टू हाई मूवमेंट, हाई कंसंट्रेशन मूवमेंट होती है, लो टू हाई कंसंट्रेशन, और ये हाई टू लो कंसंट्रेशन होती है। ये अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होती है, ये अंगेस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अब इसकी एग्जांपल पैसिव की तीन तरह की है, डिफ्यूजन, फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस। देखो बेटा डिफ्यूजन किन के लिए होगी, स्मॉल हो, अनआयोनाइज्ड हो, जो जैसे कि मैंने बताया था, और यूजुअली गैसियस मॉलिक्यूल इस तरीके से सिंपल डिफ्यूजन से मूव करते हैं। जबकि फैसिलिटेटेड में जो है अनआयोनाइज्ड लार्ज मॉलिक्यूल होंगे और इसके अंदर कैरियर प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, वो फैसिलिटेटेड में कैरियर प्रोटीन की इन्वॉल्वमेंट है। और एक और शर्त है कि मॉलिक्यूल भी लार्ज हो। तो स्मॉल हुआ तो वो तो फास्फोलिपिड बाइलेयर से गुजर जाएगा, कैरियर प्रोटीन की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। मेरा ख्याल है मेरी बात समझ आ गई होगी। इसके लिए मॉलिक्यूल स्मॉल होता है, इसके लिए लार्ज होता है, इसमें कैरियर प्रोटीन होती है, इसमें फास्फोलिपिड बाइलेयर होती है। और ये दोनों तरह की जो मूवमेंट होती है बेटा, ये दोनों तरह की जो मूवमेंट होती है, इसमें हम बात सैल्यूट की करते हैं कि जो मूवमेंट होती है वो सैल्यूट की मूवमेंट होता है। लेकिन जब हम ऑस्मोसिस की बात करते हैं तो इसमें बात होती है सॉल्वेंट की, कि अगर सॉल्वेंट मूव करे फ्रॉम हाई टू लो तो तब आप बात करोगे भाई ये ऑस्मोसिस मूवमेंट है, ये कोई डिफ्यूजन या फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन नहीं है। ये तीनों तरह की मूवमेंट जो है इसमें कोई एनर्जी खर्च नहीं होती, हमेशा हाई टू लो की तरफ होती है, ठीक है ना। मेरी बातें समझ में। और सॉल्वेंट में मोस्टली जो है बेटा ये वाटर होता है, ठीक हो गया। अब बात कर लेते हैं जनाब एक्टिव ट्रांसपोर्ट की। इसमें एनर्जी खर्च होती है, मैंने बताया कि इसमें एनर्जी जो है वो इन द फॉर्म ऑफ एटीपी जो है वो बेटा वो एक्सपेंड होगी, और ये मूवमेंट फ्रॉम लो टू हाई कंसंट्रेशन होती है, ठीक हो गया, ये मूवमेंट होती है। फिर इसी तरह हम बात कर लेते हैं साइटोसिस की। देखो बेटा ये साइटोसिस है क्या, मैं बता देता हूं। देखें साइटोसिस क्या होती है, इस बात को आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा। देखो बेटा फर्ज कर लें, फर्स्ट जस्ट फॉर एग्जांपल आपको साइटोसिस के बारे में सही माना में आइडिया हो जाएगा। ये मूवमेंट होती है, ऐसी मूवमेंट जो मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से। फर्ज कर लें ये एक फूड पार्टिकल है, ठीक हो गया, इसको ना सेल के अंदर जाना है, से ये सेल है, इसको सेल के अंदर जाना है, तो ये बेटा मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट करती है, ठीक है ना। मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट करेगी, मेम्ब्रेन ऐसे इन्वेजिनेट करेगी और ये पार्टिकल जो है बेटा वो यहां पर आ जाएगा, ठीक हो गया। और इसके बाद क्या होगा कि ये पार्टिकल जो है बेटा वो सेल के अंदर चला जाएगा। ये जनाब सेल के अंदर चला गया और ऐसे जनाब ये बन गया फूड वैक्यूल, फूड वैक्यूल बन गया,
ठीक हो गया। ये जो मूवमेंट होते हैं इसको साइटोसिस मूवमेंट कहते हैं, जो कि मेम्ब्रेन इन्वेजिनेशन से, तो क्योंकि चीज अंदर गई है, अगर मॉलिक्यूल अंदर की तरफ मूव करे तो इसको एंडोसाइटोसिस कहते हैं, ठीक है। और अगर कोई चीज बाहर की तरफ जाए तो इसको एक्सोसाइटोसिस कहा जाता है, क्योंकि ये मूवमेंट बल्क में होती है, बड़ा मॉलिक्यूल होता है, ज्यादा क्वांटिटी में होता है, तो इसके लिए एनर्जी सर्व करना पड़ती है, एनर्जी खर्च होती है, ठीक है ना। अब इसी तरह जो ये जो एंडोसाइटोसिस है या एक्सोसाइटोसिस है, इसको दो और कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है, पिनोसाइटोसिस और इसको बेटे आप कहते हो फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस एंड फैगोसाइटोसिस। पिनोसाइटोसिस होती है बेटा स्पेशली ये लिक्विड के लिए होती है, किसके लिए होती है? लिक्विड के लिए, जबकि फैगोसाइटोसिस जो होती है ये स्पेशली सॉलिड के लिए होती है। फैगोसाइटोसिस को बेटा सेल ईटिंग भी कहा जाता है, क्या कहते हैं? सेल ईटिंग। जबकि पिनोसाइटोसिस जो है बेटा वो इसको सेल ड्रिंकिंग भी कहते हैं, ये बाज़ औक़ात आ जाता है एमसीक्यूज़ में, सेल ड्रिंकिंग भी कहा जाता है। इसी तरह एक्सोसाइटोसिस को बाज़ औक़ात सेल स्पिटिंग भी कहा जाता है, थूकना, कि सेल बाहर की तरफ चीज को निकाल रहा है वाया एक्सोसाइटोसिस। तो बेटा ये बात भी आपको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था ये। एक्सोसाइटोसिस भी बेटा एक्टिव ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के अंदर जो है बेटा वो आता है। मेरा ख्याल है मैंने इसके हर एंगल से आपको बातें बताई हैं, बड़ी तसल्ली से आपको बातें बताई हैं, ताकि आपको सारी बातें बेटा जो है वो समझ आ जाए। कॉन्सेप्ट अगेन दोबारा कहूंगा, कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप विदाउट हेजिटेशन एग्जाम में जाएं, आप कोई भी किसी भी एंगल से एमसीक्यूज आ जाए आपने क्लियर कर लेना, ठीक है ना। चले यहां पर हमारा ये टॉपिक मुकम्मल होता है। आपके जहन में अगर कोई क्वेश्चन हो तो बेटा अगेन दोबारा बोलूंगा, विदाउट हेजिटेशन आप मुझसे क्वेश्चन पूछें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।